कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना पापा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है, ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफ़ी समझदार लगती हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं।
एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं, कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी, अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। काली नजर। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। ओफो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना, किसी की नजर लग जाएगी
तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना। हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई। किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या? क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे। कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं? ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं? हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है, मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी। काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो। मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती हैं। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ। क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है। मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे।
तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाल बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर काली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। कहानी नीरू की है। पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली के राहुल से होती है। दिल्ली कितना बड़ा शहर है ना, लेकिन आप लोगों का घर तो बहुत छोटा है। हमारे पंजाब में तो ये बड़े बड़े घर होते हैं कि मजा ही आ जाता है। कोई बात नहीं नीरू, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, बहुत जल्दी। नीरू के पिता जहां पंजाब के जाने माने व्यापारी थे, वहीं उसका पति राहुल दिल्ली में एक सिंपल नौकरी करता था। माँ, यहाँ तो घी मक्खन इतना महंगा है कि क्या बताऊं। मैं तो तरस ही जाती हूँ घी खाने के लिए। नीरू की माँ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। मेरी बेटी को घी नसीब नहीं हो रहा है और ये बहू यहाँ बैठकर घी में शक्कर डाल रही है। देख वनिता, मैं साफ कह रही हूँ, इस घर में जितना घी आएगा उतना ही मेरी बेटी के घर दिल्ली भी जाएगा। अरे ये क्या बात होती है माँ जी? बेटी का उतना ही करो जो अच्छा लगे। अब क्या मायके से घी और मक्खन तक की सप्लाई करोगी आप? हाँ, मेरी बेटी किसी चीज को तरसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या था, नीरू के मायके में 2 किलो घी आता तो 2 किलो दिल्ली जाता नीरू के पास। एक दिन, माँ बड़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। इस घर में तो एक ही एसी है और वो भी ड्राइंग रूम में। सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। हाँ बेटा, वो तो हर घर की कहानी है, यहाँ भी एक ही एसी है। अरे बिल इतना आता है कि क्या बोलूं। तभी वहां राकेश आ जाता है। माँ, थोड़ी देर में यहाँ कुछ प्लम्बर आएंगे मेरे कमरे में एसी लगाने, जरा ध्यान से लगवा देना ना माँ। ओए, ऐसे कैसे तेरे कमरे में एसी लगेगा? हाँ हाँ राकेश, एक बार बात तो कर लेता। अरे पापा, वो वनिता को गर्मी में नींद नहीं आती। ड्राइंग रूम में सबके साथ सोने में वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए। अरे पूरे परिवार के साथ वहां तेरी बहन नीरू भी तो सोती है, वो नहीं हो रही क्या अनकंफर्टेबल? समझ रहा है ना? अगर एसी लगेगा तो एक दिल्ली में तेरी बहन के कमरे में भी लगेगा, तभी तू लगा सकेगा। राकेश वनिता को सारी बात बताता है। वनिता करती भी क्या,
मन मारकर बैठ जाती है। माँ, ये लोग ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? अरे बेटी, यहाँ आ जा, तू यहाँ आकर रह ले। अरे छोड़ दे ऐसे पति को। कैसे छोड़ दूं माँ? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मेरा एक बेटा है मयंक। अरे हटा बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, इतनी परेशान रहेगी तो काम कैसे चलेगा। खैर, बात आई गई हो जाती है। माँ को लगता है कि नीरू ठीक है, तो वहीं नीरू के मन में एक ही लाइन चल रही होती है, यहाँ आजा। माँ ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ आजा, बस मयंक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इन गरीबों को छोड़कर मैं वापस माँ के पास ही चली जाऊंगी। वो इसी सोच में बाजार में चल रही थी कि मैम, आपका दुपट्टा जमीन को छू रहा है। नीरू जैसे ही उस लड़की की तरफ देखती है, देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना सुंदर लड़का है ये। अब क्या हुआ? मैंने कहा आपका दुपट्टा। तो खुद ही उठाकर दे दो ना। लड़का समझ जाता है कि नीरू उस पर फिदा हो चुकी है। वो उससे उसका नंबर लेकर चला जाता है। अब क्या था, नीरू और रोहित में लगातार बातें होने लगती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, यहाँ एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम बताओ, शादी करोगी? नीरू शर्मा जाती है। अब लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शादी कर लो, भाग चलते हैं। बहुत पैसे वाला हूं मैं, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। नीरू रोहित से मिलकर सारा प्लान बना लेती है और फिर एक दिन घर से भाग जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद क्या बात है नीरू, तुम्हें परेशान सा देखता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये कहते कहते ही वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वही बात अब मुझे परेशान कर रही है। रोहित, मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम मयंक है। क्या बात कर रही हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो नीरू, मेरी माँ को मैंने ये नहीं बताया है कि तुम शादीशुदा हो। बच्चा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। नीरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तुम उस बच्चे को अपनी माँ को क्यों नहीं दे देती? नीरू चुपके से माँ को फोन करती है। माँ, क्या मयंक को तुम रख सकती हो? बेटा, मैं राकेश के साथ बात करती हूँ, आखिर घर का बेटा वही है, जो वो बोलेगा। वैसे भी बेटा, तूने जो किया है ना, उसके बाद से पूरा घर तेरी बुराई कर रहा है। मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। राकेश बेटा, नीरू ने तो जो किया बहुत ही बुरा किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मयंक को हम यहाँ ले आए। तभी वनीता बोल पड़ती है। वाह जी, ऐसे कैसे यहाँ ले आए? यहाँ क्या भंडारा भरा है? और जिस बच्चे की माँ ने नहीं सोचा, उसके लिए हम क्यों सोचे? नीरू को एक बार तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन तेरे पास भी तो लड़का नहीं है ना वनीता। माँ, वनीता ठीक बोल रही है, कल को वो बड़ा होकर इसी घर का हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? माँ कहती भी तो क्या, वो चुप रह जाती है। वहीं नीरू का पहला पति कहता है। माँ, अगर आज भी वो वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। बेटा, गरीबी चीज ही ऐसी है, क्या करेगा? तू तो अब मयंक का सोच, वो बेचारा तो बिना माँ का हो गया। मयंक के खातिर तू दूसरी शादी कर ले बेटा। लोगों के लाख समझाने के बाद नीरू के पहले पति की शादी रिद्धि से हो जाती है, जिसके पहले पति से 2 बच्चे होते हैं। देखो जी, मैंने शादी सिर्फ बच्चे के खातिर की है। मैंने भी शादी सिर्फ बच्चों के खातिर की है। वहीं नीरू के दूसरे पति के मन में ये बात घर कर जाती है कि नीरू एक मासूम बच्चे को उसके खातिर छोड़ कर आई है। अब देखो नीरू, मुझे लगता है कि जो औरत अपनी कोख का बच्चा छोड़ सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। कल को तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो
तुम तो मुझे भी बाय बाय कर दोगी ना? नीरू को अब उसका दूसरा पति ताने देना शुरू कर देता है। तंग आकर नीरू उसके यहाँ से भागकर अपने पहले पति के पास चली जाती है, लेकिन ससुराल में क्या लेने आई है नीरू मयंक को? नहीं नहीं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नीरू, अब वक्त खत्म हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। तो छोड़ दो ना उसे, हमारा बच्चा है। मैं आपको अपनी माँ नहीं मानता, मेरी नहीं मान तो बात अच्छी है। नीरू मयंक की बात सुनकर समझ जाती है कि उसके पास अब न आसमान रहा ना ही जमीन।